नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने ही YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले सारे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा इतिहास का कालक्रम और उस कालक्रम के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटित हुई उसको संक्षेप में हम लोगों ने वर्गीकृत किया था। आइए आज का हमारा क्लास है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को समझने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरी है उसको ध्यान दें। स्रोत, सोर्सेस का होना क्या सचमुच में ज़रूरी है हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। प्राचीन इतिहास से मतलब क्या, हमारे पूर्वज का इतिहास कैसा रहा उसको जानने के लिए क्या हमें सोर्सों की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। स्रोतों की ज़रूरत क्यों है? तो स्रोतों की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमें प्राचीन कालीन जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में सही सही जानकारियाँ प्राप्त हो सके। दूसरी बात, क्या सोर्स के द्वारा हमें आज तक के इतिहास का लिंकेज मिल सकता है? तो बिल्कुल लिंकेज मिल सकता है। देखिए, सोर्स के द्वारा ही हमारी आज की वर्तमान स्थिति जो है, मतलब आप देख सकते हैं आग से पहिए से देख लिए धातुओं का आविष्कार, और उसके बाद हम देखते हैं मृद भांड में धातु का यूज, और इसके बाद लोहार ग्रीप, तलवार, इस सब के बाद अभी हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, राफेल विमान, और राफेल विमान से चंद्रमा तक पे पहुँच गए हैं। और इतना ही नहीं, मंगल ग्रह पर भी अब हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे बसे। तो ये है हम लोग का क्रमिक विकास। आइए हम देखते हैं वास्तव में प्राचीन इतिहास में स्रोत का भूमिका यह है कि आज जो हमारी वर्तमान स्थिति है, आज जो हम लोग यहाँ हैं, उसकी जड़ें प्राचीन काल में कहाँ तक थी, वह लिंकेज हमको स्रोत बताता है। नेक्स्ट है, स्रोत के द्वारा ही हम अपने भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास जो आज हम इतना डेवलप किए हैं, वह कब, कहाँ और कैसे हुआ था, इन सारी बातों को हम सोर्स के माध्यम से ही पढ़ते हैं। इन सोर्सों के आधार पर हम इतिहास को दो भाग में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। चूंकि हम लोग इंडियन हैं तो इंडिया को हम प्रायोरिटी देते हुए प्राचीन भारत का इतिहास को देखेंगे। दूसरा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इस दोनों को देखते हैं। देखिए, महाकाव्य एवं पुराणों में जो है हमारा प्यारा भारत देश को क्या कहा गया है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। महाकाव्य एवं पुराणों में हमारा देश को भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। नेक्स्ट है, यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? तो निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। देखिए, अगर हम कल्चर का डेवलपमेंट को देखें तो क्या हम देखे थे? तो हमने देखा था जौरवे संस्कृति, जिसका कि आप लोगों ने एक उदाहरण भी देखा था, इमामगांव। और उसके बाद हम नेक्स्ट सिविलाइजेशन में जैसे ही एंट्री मारते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे डेवलपिंग सिविलाइजेशन अगर कोई था तो वह था सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि कंप्लीटली शहरीकृत या नगरीकृत सभ्यता थी। उसके बाद हम जैसे ही वैदिक काल में एंट्री करते हैं तो वहाँ हम लोग ग्रामीण सभ्यता को देखते हैं। तो यहाँ जो है इन सारी सिविलाइजेशन का लिंकेज को हम शुरू से देखते हैं कि किस किस तरह से हमारा क्रमिक विकास होते गया है। नेक्स्ट है, हम अभी सोर्स के बारे में अब हम देखते हैं। अब आइए यहाँ पर सोर्सेज को देखते हैं। हमने देखा था यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान। देखिए, यहाँ पे भरत है। भरत वास्तव में क्या था? तो भरत जो है प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था? भरत जो है प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या बोलते थे? जम्बू अर्थात जम्बू मतलब जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय जो है जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, जिसका मीनिंग होता था जामुन, इसका मतलब ये था कि इस द्वीप पर जामुन का वृक्ष अधिक पाया जाता था, जिसके कारण जो है इसको जम्बू द्वीप या जामुन वृक्षों वाला द्वीप कहा जाता था। नेक्स्ट अब देखिए, ईरानी जो है, ईरानी लोग स का उच्चारण नहीं कर पाता था, स को वे ह बोलते थे।
तो वे जब भी आते थे तो सिंधु नदी के नाम से ही जोड़कर वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। तो वास्तविक बात है, सिंधु नदी के तट पर जो रहते होंगे उसको वे सिंधुवासी ना कहकर हिंदूवासी बोलते होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यही चीज हुआ पूरे पश्चिम में जो है, ये जो हमारा पूरा देश है भारतवर्ष, इसको इसी एक नदी के नाम पर जो है हिंदूवासी कहा जाने लगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं यूनानी क्या बोलता था। यूनानी लोग इस भारत देश को इंदे बोलते थे। क्या बोलते थे? इंदे बोलते थे। और अरबवासी लोग क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे। अरबवासी क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे। और नेक्स्ट जब हम मध्यकाल में देखते हैं तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल से तात्पर्य क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जहां पर हम लोग जब मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां पर हम मध्यकाल को दो भाग में बांटेंगे, एक सल्तनत कालीन जिसमें कि 5 वंशों को पढ़ेंगे और दूसरा मुगल कालीन। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि सल्तनत काल में सल्तनत जितने भी वंश हुए हैं उन लोगों का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था। और मुगल काल में भी देखते हैं उन लोगों का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था। यहाँ आइए हम देखते हैं ये जो हिंदुस्तान, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि हिंदुस्तान वर्ड्स कैसा वर्ड्स था, तो हिंदुस्तान वर्ड जो है ना फारसी शब्द है और यह फारसी शब्द हिंदू से ही मिलकर बना है। अर्थात मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया और यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से कन्वर्ट होके बना है हिंदुस्तान। अब उदाहरण के तौर पर देखिए ना, हमारा देश हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान के बगल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर में आप देखिए उत्तर तरफ तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब तान वाला जो है वहीं आप देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मध्यकालीन भारत में भी हम लोग देखते हैं फारसी शब्द का बोलबाला था। अब आइए अंग्रेज लोग क्या बोलते थे? तो यहाँ आपने देखा था यूनानी लोग क्या बोलते थे? इंदे। तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज भी जो है यूनानी भाषा के ही आधार पर इंदे, यूनानी भाषा जो यूनानी लोग जो इंदे बोलते थे उसी के आधार पर इंदे से इंडिया कहने लगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा प्यारा देश भारत कैसे इंडिया हिंदुस्तान बना। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ का जनसंख्या का कैसे निर्माण हुआ और विंध्याचल की जो पहाड़ी है वह कैसे उत्तर भारत को फिर दक्षिण भारत को भाषा के आधार पर विभक्त करती है और उसके साथ साथ जनसंख्या कैसे कैसे भारत का बना है। आप जो निग्रोइड पढ़ते हैं, मंगोलॉइड पढ़ते हैं, ये सब क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एकदम टू दी पॉइंट्स पढ़ेंगे और समझेंगे और याद भी करेंगे, याद करने का ट्रिक भी देखेंगे। चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए धन्यवाद।